हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 11। द चैप्टर नेम इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड द टॉपिक इज कोलिजन। टॉपिक क्या है आपका? कोलिजन। तो कोलिजन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है, स्टेजेस क्या होती हैं कोलिजन की, सारी बातें आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। आप ध्यान से देखते रहो पूरा वीडियो लेक्चर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन। कोलिजन होता क्या है पहले ये समझते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो बात कर लेते हैं कोलिजन की। तो कोलिजन क्या है? कोलिजन एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के इंटरेक्शन में आती है, मतलब उनके बीच एक इंटरेक्शन फोर्स काम करता है। वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स भी हो सकता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हो सकता है। यानी दोनों बॉडीज जरूरी नहीं है कि रियल कांटेक्ट में आएंगी तभी कोलिजन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज के बीच फिजिकल कांटेक्ट हो ही, फिजिकली वो टच ना करें, ऐसा भी हो सकता है, फिर भी कोलिजन हो जाए। कोलिजन एक ऐसी फिनोमेना है जहां पर दो बॉडीज के बीच लीनियर मोमेंटम और एनर्जी का एक्सचेंज होता है उनके बीच लगने वाले म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स की वजह से। क्लियर है बात? तो मेन काम क्या है कि भैया जैसे आपका लीनियर मोमेंटम या फिर एनर्जी किसी बॉडी की दूसरे बॉडी के फोर्स की वजह से चेंज हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, उनके बीच कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोलिजन। अच्छा, जो कोलिजन हम पढ़ेंगे वो दो बॉडीज के बीच ही पढ़ेंगे मेनली, क्योंकि तीन बॉडीज के बीच जो कोलिजन है, दो से अधिक बॉडीज के बीच जो कोलिजन होता है वो काफी कॉम्प्लिकेट है। उस कोलिजन को समझने के लिए अपने पास फॉर्मूले जो है नहीं इतने शार्प फॉर्मूले या शार्प टूल्स जिनसे हम तीन बॉडीज या दो से अधिक बॉडीज के बीच कोलिजन को हम पढ़ सकें। तो अभी जो हमारे सिलेबस में है वो दो बॉडीज के बीच ही कोलिजन होगा मेनली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कोलिजन। कोलिजन क्या है? कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। दो बॉडीज के बीच है, तीसरी बॉडी को इन्वॉल्व नहीं करना आपको। इन विच एक्सचेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी takes place between two bodies due to mutual interaction force between them. म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन देम। क्लियर होगी बात? यहां पर एक और बात ध्यान रखनी है आपको। इन कोलिजन इट इज नॉट नेसेसरी ये लिखते हैं, रुक जाइए, दूसरा लिखते हैं। इन कोलिजन टू बॉडीज मे और मे नॉट कम इन रियल कॉन्टेक्ट टच। हो सकता है दोनों बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएं, फिजिकली टच कर जाए एक दूसरे को, और हो सकता है ना भी करे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज अब आपस में टच करेगी तभी कोलिजन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिना बॉडीज आपस में टच किए भी कोलिजन हो जाता है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, दोनों बॉडीज अगर किसी डिस्टेंस पे रखें तब ये फोर्स काम कर सकता है, और वो दोनों के ही
लीनियर मोमेंटम को चेंज कर सकता है। तो ये कोलिजन ही हो गया, क्या हो गया भैया, कोलिजन ही हो गया। तो बहुत सारे ऐसे फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है आपके पास, न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जहां पर आपका दो जो पार्टिकल्स हैं वो बिना कांटेक्ट में आए एक दूसरे के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह कोलिजन है। लेकिन जो हमें पढ़ना है 11th क्लास में, वो आपको पढ़ना है ऐसा कोलिजन जहां पर दो बॉडीज फिजिकल कांटेक्ट में आएंगी, यानी कांटेक्ट फोर्स जहां पर काम करेगा वही कोलिजन हम इस क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विदाउट कांटेक्ट जो कोलिजन है वो बियॉन्ड द सिलेबस है, वो आपके सिलेबस में नहीं शामिल होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात। तो कोलिजन के बारे में इतनी बात अपने सीखी, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, और ये जो रियल कांटेक्ट वाली बात है ये हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। ऐसा कोलिजन जहां पर कोलिजन इन विच फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज takes place is called impact। उस कोलिजन को हम इम्पैक्ट बोलते हैं जहां पर दो बॉडीज का कांटेक्ट होता है, और इस इम्पैक्ट के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बात समझ में आई, कोलिजन डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए तो अब बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ कोलिजन। कोलिजन में कौन कौन सी स्टेज होती हैं, ठीक है। तो कोलिजन में मेनली 3 स्टेज होती हैं, आपको ध्यान रखनी है बात, और उन तीनों स्टेज के बारे में मैं आपको कवर कर देता हूं भी। फिर हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ कोलिजन की। चलिए तो हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ कोलिजन। स्टेजेस ऑफ कोलिजन आप ध्यान रखिए, 3 स्टेजेस हैं मेन। एक है बिफोर कोलिजन, एक ड्यूरिंग कोलिजन, एक होती है आपकी आफ्टर कोलिजन। 3 मेन स्टेजेस हैं यहां पर, ठीक है भाई। बिफोर कोलिजन क्या होता है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है, और आफ्टर कोलिजन क्या होता है, ये आपको समझना है बहुत ध्यान से। बिफोर कोलिजन क्या होता है, बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही होती हैं उनकी वेलोसिटीज की वजह से, लेकिन यहाँ पर कोई म्यूचुअल फोर्स काम नहीं करता। क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन, वो इंपैक्ट पढ़ने वाले हैं, जहां पर दो बॉडीज एक दूसरे से टकराएंगे तभी फोर्स लगाएंगी। तो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स है, तो बॉडीज कांटेक्ट में नहीं आती, उनके बीच कोई फोर्स काम नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पर क्या होगा, अप्रोच कर रही होगी एक बॉडी दूसरी बॉडी को, यहां पर U1 क्या है आपका U2 से बड़ा है। बिफोर कोलिजन दोनों बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच करती हैं, दोनों बॉडीज जो बीच की डिस्टेंस है वो कम हो रही होती है, कोई म्यूचुअल फोर्स नहीं होता यहां पर, म्यूचुअल फोर्स 0। अभी इन दोनों के बीच कोई फोर्स काम नहीं करता, ये अपनी वेलोसिटी से चल रही होती है, फिर ये इससे टकराएगी। टकराते समय क्या होता है आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आती है बॉडीज में। क्या आती है भैया, थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आ जाती है बॉडीज में, इस तरह से। जब ये आपस में टकराती हैं तो इनकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो यहां पर 2 फिनोमिना हो रही होती है, किसमें, ड्यूरिंग कोलिजन 2 फिनोमिना आपकी काम कर रही होती हैं। एक तो डिफॉर्मेशन, जहां पर दोनों बॉडीज जो है वो एक दूसरे का शेप चेंज करती हैं, फिर होता है रिफॉर्मेशन, फिर ये वापस अपने शेप को गेन करती हैं, रिगेन करती हैं, जैसे थी वैसे होने की कोशिश करती हैं वापस से सही। अब देखिए यहां पर क्या क्या हो रहा होता है, जब ये M1 बॉडी जो है M2 से टकराएगी तो ये M1 जो है इसको इस पर फोर्स लगाती है इस डायरेक्शन में, और M2 इस पर लगाता है इस डायरेक्शन में। इनके बीच दोनों बॉडीज है उनके बीच नॉर्मल रिएक्शन काम करती है ना, इंपैक्ट फोर्स हो गया, एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं। इस पर फोर्स चूंकि इस डायरेक्शन में काम करता है इसलिए इसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है,
ठीक है। और चूंकि इस वाली पर इधर काम करता है इसलिए इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू होती है। देखिए इनिशियली क्या है u2 कम है u1 से, पर इस पे फोर्स काम करता है इस डायरेक्शन में और इस पे फोर्स काम करता है इस डायरेक्शन में। इस पे धक्का लगता है इस ओर, इस पे धक्का लगता है पीछे की ओर, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, लेकिन फोर्स अभी भी काम कर रहा होता है क्योंकि इनका बीच का जो कांटेक्ट है वो भी खत्म नहीं हुआ, टच कर रहे हैं अभी भी। फिर क्या होता है, इसमें और जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वजह से इसकी स्पीड और बढ़ती है और इसकी स्पीड और कम हो जाती है। अब इसकी जो स्पीड है वो इससे ज्यादा हो जाती है और इनके बीच सेपरेशन होना शुरू हो जाता है और फाइनली दोनों बॉडीज अलग हो जाती हैं और अलग होने के बाद चलना शुरू कर देती हैं अलग अलग वेलोसिटी से। ये चलती है v1 से और ये चलती है v2 से। यहाँ पर जाहिर सी बात है v2 जो है वो बड़ा आएगा v1 से, तभी सेपरेशन होगा। तो अगर बॉडीज के, अब यहाँ पर क्या है, बॉडीज के बीच सेपरेशन शुरू होता है, बॉडीज एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाती है, इनके बीच डिस्टेंस बढ़ना शुरू करती है। यहाँ भी आपका म्यूचुअल फोर्स खत्म हो चुका है क्योंकि कांटेक्ट खत्म, तो म्यूचुअल फोर्स भी क्या हो गया, खत्म। अब कोई फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगा रही है, अलग अलग मूव करेंगे। यहाँ पर जो होता है स्ट्रॉन्ग लार्ज म्यूचुअल फोर्स काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम है बहुत कम टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट टाइम। ये सब कुछ बहुत थोड़े से टाइम में आता है, थोड़े से टाइम में ही ये सब कुछ हो जाता है। इनकी शेप बदल के वापस रिगेन कर लेती है। हो सकता है पूरी तरह से अपनी शेप को वापस रिगेन कर ले, हो सकता है ना भी करें। उसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ कोलिजन हम पढ़ने वाले हैं। डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन जो है 100% हुई है कि नहीं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब शेप का खराब होना, रिफॉर्मेशन का मतलब वापस सही होना। खराब तो हो गई पर वापस पूरी तरह से सही नहीं हो पाई, या वापस पूरी तरह से सही हो गई, या पूरी तरह से खराब हो गई। इसके अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ने वाले हैं इसी बेसिस पर। फिर 3 स्टेज है आपकी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर कोई म्यूचुअल फोर्स नहीं, यहाँ पर कोई म्यूचुअल फोर्स नहीं, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए। डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन 2 फिनोमेना यहाँ पर लगती हैं। दोनों की वेलोसिटी यहाँ पर पहले बराबर होती है, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इसकी कम है, दोनों की वेलोसिटी अभी क्या v2 बढ़ गई v1 से, फिर दोनों अलग होना शुरू हो जाती हैं आफ्टर कोलिजन। तो ये पूरा 3 स्टेज हैं आपके पास कोलिजन की, जो मैंने आपको अभी समझा दी। क्लियर हो गई बात? चलिए तो आगे बढ़ चलते हैं फटाफट। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या होता है कोलिजन में। लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन आपका होता है लागू, इसमें कोई दो राय नहीं है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ बॉडीज। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि एक बॉडी, देखिए दोनों बॉडीज का अलग अलग तो बदलेगा, पहली बॉडी का बदल जाएगा, दूसरी बॉडी का भी बदल जाएगा, लेकिन उनका सम नहीं बदलेगा। मतलब अगर एक का बढ़ रहा है तो एक का कम होगा, जितना एक का बढ़ेगा उतना ही दूसरे का कम हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब इनके बीच केवल एक्सचेंज होता है, एक दूसरे को दे देता है। नेट जो दोनों का सम करेंगे दोनों बॉडीज के मोमेंटम का, वो नहीं बदलेगा। इसी टोटल लिख दिया मैंने यहाँ पे, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडीज before and after collision, before and after collision always remains conserved, but kinetic energy may or may not be conserved। यानी आप मोमेंटम का तो कंजर्वेशन हमेशा लगा सकते हैं, पर एनर्जी के बारे में कंफर्म नहीं बोल सकते। किसी कोलिजन में कंजर्व होती है काइनेटिक एनर्जी और किसी कोलिजन में नहीं भी होती है। तो किसमें होती है किसमें नहीं होती है, इसकी बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे। अब चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स
ऑफ कोलिजन की। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, ये आपके 3 टाइप के हैं मेन जो कोलिजन्स हैं। एक तो है परफेक्टली इलास्टिक है, केवल इसको इलास्टिक भी कह देते हैं। दूसरा आपका होता है इन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक भी कह सकते हैं, या फिर पार्शली इलास्टिक। लास्ट बात है आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक। ये तो हो गए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी उसकी बेसिस पर। इसके अलावा इन तीनों के ही 2 और पार्ट होते हैं फर्दर। एक होता है आपका हेड ऑन कोलिजन, एक होता है आपके पास ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, 2 फर्दर पार्ट्स भी इनके होते हैं। आपको ध्यान रखना है हेड ऑन कोलिजन क्या होता है और ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे इनकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। 2 बॉडीज की जो वेलोसिटीज है वो उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग है। इसकी वेलोसिटी जो है वो u1 है और जो इसकी वेलोसिटी है वो u2 वेक्टर है। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इसमें बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन दोनों बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अगर उनकी वेलोसिटीज होती हैं तो इस प्रकार के कोलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। जब ये टकराएंगे आपस में तो कोलिजन कैसा होगा, हेड ऑन। क्यों? जो इनके सेंटर को लाइन मिलाती थी उसी के अलोंग दोनों बॉडीज चल रही थी, बिल्कुल सीधे टकराएंगी, डायरेक्ट बिल्कुल सीधा टकराएंगी, आमने सामने हेड टू हेड टकराएंगी। एक और दूसरा कोलिजन होता है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, दोनों बॉडीज के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अराउंड नहीं होती इनकी वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है u1 वेक्टर और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है u2 वेक्टर, ये दोनों आके टकराएंगे आगे फाइनली। तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के कोलिजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन, जहां पर जो वेलोसिटी होती है दोनों के बिफोर कोलिजन, 2 बॉडीज की बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अगर नहीं होती है तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। होती है तो उसको हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्लियर होगी बात? चलिए भाई, इतनी बात थी। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कोलिजन की। चलिए भाई, तो अब हम कर लेते हैं बात परफेक्टली इलास्टिक। इन तीनों को हमें कवर करना है अलग अलग। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम जो पहला टाइप है उसे कवर करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को आज हम कवर करने वाले हैं अपने वीडियो लेक्चर में। काफी बड़ा टॉपिक है ये, ऑलरेडी 2-3-4 वीडियो लेक्चर बनेंगे इस पे कोलिजन तक के लिए, बड़ा टॉपिक है, ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हम बात करने वाले हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किस टाइप का कोलिजन है, पहले आप ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज के जो टोटल लीनियर मोमेंटम है और टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व होते हैं। इन दिस कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम
टू बॉडीज, बोथ बॉडीज ऐसे, टोटल लीनियर मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। Of both bodies remains conserved in this collision. ठीक है, बिफोर आफ्टर कोलिजन दोनों में आप क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन दोनों ही आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें टाइम बहुत कम लगता है। टाइम ऑफ रियल कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉडीज इज very short in this collision. टेन की पावर -9 सेकेंड के ऑर्डर का, लगभग 10 की पावर -9 सेकेंड ऐसा कुछ होता है, बहुत कम टाइम। टकराते ही अलग हो जाते हैं, टकराते ही क्या होते हैं भैया, ये अलग हो जाते हैं। यहाँ पर टाइम बहुत कम लगता है, टकराते ही दोनों बॉडीज क्या होती है, सेपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट का टाइम है, ड्यूरेशन ड्यूरिंग कोलिजन जो होता है स्टेज, वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, बहुत कम टाइम। चलिए भाई, ये तो हम समझ गए डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के पार्ट फर्स्ट की, जिसकी हम बात करेंगे हेड ऑन कोलिजन। फिर अगले में हम बात करेंगे ऑब्लिक कोलिजन की, फिर उसके अगले में इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की हम बात करेंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में नंबर फर्स्ट है आपका हेड ऑन कोलिजन। मैंने क्या बताया था अभी डेफिनेशन में, इफ velocities of both bodies before collision are directed along the line joining their centers, then collision is called head on collision। बिफोर भी और आफ्टर भी कह सकते हो, बिफोर आफ्टर दोनों। आफ्टर वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में रहेंगी, उसी लाइन के लोग, ये भी ध्यान रखना है, केवल बिफोर ही नहीं, आफ्टर वाली वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर एक बॉडी मास m1 की, इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो u1 वेक्टर है, और दूसरी जो है वो मास m2 है, और इसकी वेलोसिटी क्या है भैया, u2 वेक्टर है। दोनों की सेम, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही है वेलोसिटी। तो ये सिस्टम तो आपका बिफोर कोलिजन है। अरे ये क्या है भैया, बिफोर कोलिजन है। फिर क्या होता है, ये आपस में टकराती हैं, कुछ देर के लिए रहती हैं आपस में कांटेक्ट। तो ये आपका हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। हालांकि ड्यूरिंग कोलिजन के बारे में मैं अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। ड्यूरिंग कोलिजन अपने आप में एक टॉपिक है, तो इसकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन की बात बहुत कम पूछी जाती है, मेनली बिफोर और आफ्टर कोलिजन पूछते हैं, तो आपको वो अच्छी तरह से देखना है। तो इसका मैं अलग से एक टॉपिक, एक वीडियो लेक्चर आपको बना के बता दूंगा बाद में।
ये हो गया आपका आफ्टर। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक्सचेंज हो गया मोमेंटम का, उसके बाद इस तरह से इनकी वेलोसिटी हो गई चेंज, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा, बिफोर कोलिजन जो भी कंडीशंस है वो आपको गिवन होती हैं। ये v1 वेक्टर और v2 वेक्टर आपको क्वेश्चन में निकालना पड़ता है। तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं मेनली v1 वेक्टर और v2 वेक्टर, मतलब आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज जो है उनकी वेलोसिटीज कितनी कितनी हो गई हैं, ये आपको निकालना है। समझ आ गई बात? चलिए तो करना शुरू करते हैं फटाफट। आप यहां देखो, टोटल लीनियर मोमेंटम अगर देखा जाए p इनिशियल, तो वो आ जाएगा m1 u1 i कैप प्लस m2 u2 i कैप, और टोटल काइनेटिक एनर्जी देखी जाए तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर आ जाइए, आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो हो जाएगा m1 v1 i कैप प्लस m2 v2 i कैप। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये आपके पास हो गया टोटल काइनेटिक, टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर मैंने लिख दिया। अब कंजर्वेशन लगा देते हैं फटाफट। चलिए तो शुरू करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सारे फॉर्मूले में ड्राइव कर देता हूं आज, आप उन्हें याद कर लो। डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको कंसेप्ट ज्यादा याद रखना है। हम करने क्या वाले हैं वो, बाकी तो मैथमेटिक्स है इसमें। फिजिक्स तो केवल ये है कि हम क्या करते हैं वो हमें पता होना चाहिए, बाकी सब मैथमेटिक्स है। तो फिजिक्स में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि इस वाले कोलिजन में दोनों ही चीजें कंजर्व होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी और मोमेंटम भी। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन से हम क्या करेंगे, पी आई और पी एफ दोनों को बराबर दिखा देंगे। ठीक है, आई कैप से आई कैप कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो, m1 u1 माइनस m1 v1 m2 u2, जिसमें जिसमें m2 था एक तरफ, जिसमें जिसमें m1 था हमको एक तरफ कर लिया मैंने, m1 कॉमन ले लिया, u1 माइनस v1 बच गया, m2 कॉमन ले लिया, v2 माइनस u2 बच गया। इसे कर दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितनी बात समझ आ गई? अब हम ऐसे कर देते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में देखिए क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस में, जिनमें जिनमें m1 उनको एक तरफ ले आते हैं और m1 कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये इस हिसाब से बन जाएगा आपके पास। ये जो मैंने लिख दिया है देखो आप ध्यान से, हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब एक बात ध्यान रखो, अब कोलिजन तभी होता है जब u1 बड़ा हो u2 से। ठीक है, कंफर्म बात है ये। और टकराने के बाद चूंकि अलग हो रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं इसका मतलब जाहिर सी बात है v2 v1 से बड़ा होगा, वरना अलग कैसे होता है? अगर v2 कम होता v1 से तो आपस में कांटेक्ट में तो रहते, अलग कैसे हो पाते? अलग कब होंगे? जब v2 ज्यादा हो जाएगी। तो टकराने के बाद ये ज्यादा होती है, टकराने से पहले ये ज्यादा होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा के लिए। चलिए भैया, अब इसकी जरूरत नहीं है, फिगर की इसको उड़ा देते हैं। तो अब आपको दिखेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या दिख रहा है? दोनों इक्वेशन जो दिख रही हैं उनको हम कर लेते हैं डिवाइड। डिवाइडिंग
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एलएचएस को एलएचएस से और आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड कर देंगे। तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता होगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी। m1 से m1 कैंसिल कर दो, m2 से m2 कैंसिल, माइनस ए माइनस बी कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपके पास, आप ध्यान से देखो क्या बच गया भैया। जरा लिखे हुए तो यहां से शुरू कर रहा हूं लिखना, ठीक है, ध्यान देना आप। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका ध्यान रखना, इससे हम अभी फॉर्मूले डिराइव करेंगे। 3 इक्वेशन बन गए आपके पास। अब यहां से एक बात समझो थोड़ा ध्यान से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इधर जो लिखी हुई है और जो इधर लिखी हुई है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्यों बोलते हैं वो आप जरा समझ लो थोड़ा ध्यान से। यहां पर आपके पास एक बॉडी थी जो u1 स्पीड से चल रही थी, एक बॉडी थी जो u2 स्पीड से चल रही थी, है ना। u1 यहां पर u2 से बड़ा था। अगर मैं u2 को रोक दूं तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, u1 माइनस u2। अब अगर इसको रोक दिया जाए, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकाली जाए तो u1 माइनस u2। हम ऐसे बोल सकते हैं जो पहली बॉडी है वो दूसरी बॉडी की तरफ जा रही है u1 माइनस u2 वेलोसिटी से, यानी इनके बीच की जो अप्रोचिंग वेलोसिटी है वो कितनी है, u1 माइनस u2। जो इनके बीच की दूरी कम हो रही है वो u1 माइनस u2 वेलोसिटी से कम हो रही है, ठीक है। वही तो लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसे ही टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज हैं, टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटीज हैं भैया वो हो गई है v1 v2। जहां पर आपकी जो v2 है वो बड़ी है v1 से। अब अगर मैं इस बॉडी को यहीं रोक दूं तो ये वाली बॉडी चलेगी v2 माइनस v1 की वेलोसिटी से, वो भी दूर जाएगी। तो इनके बीच की दूरी इस वेलोसिटी से बढ़ती है टकराने के बाद, तो इसको बोलते हैं सेपरेशन की वेलोसिटी, वो भी रिलेटिव। सेकेंड बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, वो भी दूर जाने की। दूर जाने का मतलब सेपरेशन। तो आपने एक बात यहां पर सीख ली है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, जरा आप ध्यान से देखना और सुनना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थर्ड से हम v1 की वैल्यू पुट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भैया, v1 की वैल्यू पुट करने वाले हैं फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। देखिए तो ये मैं लिखे दे रहा हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ताकि आपको देखिए मैं क्या पुट करने वाला हूं, है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ v1
फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट। ये फर्स्ट रही आपके पास, इन सब की जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बचा के रखते हैं ताकि आप देख लो कि किस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। इसको बता दो, इन सब की जरूरत नहीं है, केवल थर्ड इक्वेशन को बचा के रखो। ये तो आपने नोट कर ही लिया हुआ है ना। अब यहां से अगर हम देखें तो V1 कितना आता, V1 आपका आता V2 प्लस U2 माइनस U1। यहां पुट करते हैं इस चीज को, तो M1 U1 माइनस V1 के प्लेस पे लिख दो V2 प्लस U2 माइनस U1। अरे यही तो आएगा V1 के प्लेस पे। देखो भाई, इस V1 के प्लेस पे पुट करा है मैंने, कितना आएगा V1 यहां से, V2 प्लस U2 माइनस U1 आएगा। ये उड़ा के यहां पुट कर देंगे, ये आ जाएगा। ये तो आएगा, देख लो। अब इसको बता तो जरूरत नहीं है इसके, है ना, हटाओ इसको, बेकार है। थर्ड इक्वेशन लिख ही रहने देते हैं, काम आएगी अपने। थर्ड इक्वेशन लिखे रहते हैं, इसमें वापस पुट करूंगा मैं V2 की वैल्यू यहां से निकाल के, M1 U1 माइनस M1 V2 माइनस M1 U2 प्लस M1 U1। इतना आ गया। ये और ये मिलके हो गए 2M1 U1। M2 U2 को इस तरफ ले आओ, M2 U2 को इस तरफ ले आओ, तो प्लस M2 U2 माइनस M1 U2 इज इक्वल टू M2 V2 प्लस, ये M2 नहीं आएगा, यहाँ पर M1 आएगा। M1 गलती से मेरे से M2 लिख दिया था, M1 लिख लो इसको। ये M1 U1 माइनस M1 V2, क्लियर है भाई। चेंज कर लेना इसको, M1 U1 देख लें एक बार, M1 V2 माइनस M1 U2 माइनस M1 U1। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। ये M2 U2 को हम इस तरफ ले आए हैं, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास V2 का जो फॉर्मूला आएगा, ये आ गया V2। टकराने के बाद दूसरी बॉडी है, उसकी वेलोसिटी आपकी इस फॉर्मूले से आएगी। लेकिन ये फॉर्मूला केवल वैलिड है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, सभी कोलिजन के लिए वैलिड नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। फॉर्मूला V2 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरली V1 की। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V2 इन थर्ड, तो आपका V1 भी आ जाएगा। थर्ड आपके सामने लिखी हुई, देखो ध्यान से, यहां से तो V1 कितना आ जाएगा भैया, V2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। V2 की वैल्यू देखो कितनी है, कितना आ गया समझ। अब सिर्फ मैथमेटिक्स से कुछ भी खास नहीं है इसमें करने के लिए। U1 को इस तरफ ले आओ, एक साथ इनको अलग कर दो। U2 कॉमन भी ले लिया मैंने, तो लगे हाथ। ये लो, इसमें से और इसमें से U2 कॉमन ले लिया, अंदर देखिए आपके सामने
u1 को इसके पास लाकर लिख दिया और u1 भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा देखो जरा ध्यान से आप। अब देखिए v1 कितना हो जाएगा भाई, आगे एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, v1 आपके पास आ जाएगा m1 माइनस m1 माइनस m2, m1 से m1 कट गया, तो ये हो गया आपके पास v1 का फॉर्मूला, u1 m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड में m1 प्लस m2। तो ये हो गया आपके पास v का फॉर्मूला। v1 भी आ गया, v2 भी आ गया, बस यही निकालना था आपको मेन। तो v1 v2 दोनों आ गए आपके पास। ये जनरल केस था जब मैंने दोनों की वेलोसिटी डायरेक्शन ली थी और दोनों बॉडीज आपके m1 m2 मासेस की थी, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी मैंने निकाल दी। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। तो भैया वो स्पेशल केसेस क्या है उनको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये तो जनरल केस में थे दोनों फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को मैं साइड में लिख देता हूं ताकि आपको फॉर्मूले ध्यान रहे और मुझे भी दिखते रहे सामने ही। v1 तो लिखा ही हुआ है, v2 और लिख देता हूं साइड में, है ना। और फिर हम बात करें कुछ स्पेशल केसेस की। इनकी बात करेंगे भैया, स्पेशल केसेस की हम बात करने वाले हैं। तो v1 है आपके पास और v2 भी है, तो v2 होता है आपका 2m1 u1 प्लस m1 प्लस m2 प्लस ये आपके जनरल केस में दोनों फॉर्मूले हैं। ये जो फॉर्मूले मैंने निकाले हैं अभी डिराइव के, जनरल केस में दोनों फॉर्मूले यही वैलिड हैं, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। पहला जो स्पेशल केस है उसमें क्या है, अगर m1 बराबर m2 बराबर m होता है, यानी दोनों मासेस बराबर होते, बिफोर कोलिजन ये होता है ना। तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है वो देखते हैं। देन देखिए यहां से v1 v2 कितने आते, तो m1 m2 दोनों m के बराबर है, तो m माइनस m तो जीरो आता पूरी चीज, हटाओ इसको, तो बचा ये m और ये m दोनों मिलके 2m, तो 2m से 2m कटता तो v2 सीधे u1 के बराबर आता, v2 सीधे u1 के बराबर आता, v2 आता है u1 के बराबर, है ना। v1 किसके बराबर आता, ये तो जीरो जाती चीज, m माइनस m, यहां m 2m से 2m कटता है u2 के बराबर, इस तरह से। ये बिफोर होता, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आपकी निकल चुकी है, तो ये चलता आपकी कितनी स्पीड से, ये चलता u2 स्पीड से और ये चलता u1 स्पीड से आफ्टर कोलिजन। ऐसा होगा, ठीक है भाई। पहला केस समझ आ गया, दोनों मास सेम हुए तो दोनों बॉडीज एक दूसरे की वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगी।
जिससे पहले वाली बॉडी चल रही थी वो दूसरी वाली बॉडी को मिल जाएगी टकराने के बाद, जिससे दूसरी वाली बॉडी चल रही थी वो पहले वाली बॉडी के पास आ जाएगी वेलोसिटी। ये हो गया आपका स्पेशल केस नंबर फर्स्ट। भाई बात समझ में आ गई। अब हम ऐसे ही बात कर लेते हैं केस नंबर सेकंड की। किसकी? केस नंबर सेकंड में भी दोनों बॉडीज के मास तो बराबर ही रखने हैं आपको। इसमें क्या है, एक बॉडी को आपको रेस्ट में रखना है। इस तरह से U2 जो है आपकी 0 है, मतलब दूसरी बॉडी आपकी रेस्ट में थी। पहली बॉडी केवल मूव कर रही थी, दूसरी बॉडी किस में थी? दूसरी बॉडी रेस्ट में थी, दोनों के मास बराबर थे। तब देखते हैं क्या आता। V1 इसमें रखते हैं V1। U2 0 है, ये तो पूरा 0 आता, और M माइनस M भी 0, मतलब 0 आती है। ये तो 0 आता है M माइनस M, ये कितना बचता है? U1 बचता। यानी फिर टकराने के बाद दूसरी जो बॉडी है वो रुक जाती, और जो पहली बॉडी जो रुक जाती, दूसरी बॉडी चलती पहले वाली बॉडी की स्पीड से। आफ्टर कोलिजन ऐसा होता, ये अपनी सारी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर कर देती, ये चलना शुरू कर देती और ये रुक जाती। अगर दोनों बॉडीज बराबर मास की हो तो ऐसा ही होगा जैसा हमने आपको अभी बताया है। चलिए तो केस नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। यस में ये थोड़ा जो अगला वाला केस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, तो आप ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे इसको। केस नंबर थर्ड देखिए। इफ M1 बहुत बड़ा हो M2 से, छोटी सी बॉडी है तो M1 साइज में बहुत बड़ा नहीं, साइज में नहीं मास में बहुत बड़ा है एक्चुअल में। ऐसा कुछ फिगर बनता, मतलब कोई ट्रक चलता हुआ आ रहा है और साइकिल से टकरा जाए। इस तरह से भाई कोई ट्रक चलता हुआ आ रहा है, साइकिल से टकरा जाए, ट्रेन चलती हुई आ रही है, साइकिल से टकरा जाए, तो उस केस में क्या होगा? जब ऐसा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि M1 माइनस M2 करने पर भी लगभग M1 आएगा, और M1 प्लस M2 करने पर भी लगभग M1 आएगा। M2 चूंकि M1 से बहुत छोटा है तो M1 में उसको ऐड करें या M1 में उसको सब्ट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। M1 के ऊपर वो लगभग वही रहता है। समुद्र से एक लोटा पानी आप बाहर निकाल दो और समुद्र में एक लोटा पानी डाल दो, समुद्र के पानी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो साइज उसका वही रहने वाला है ना। तो भैया ऐसे कुछ यहां पर भी हो रहा है। देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, जो वेलोसिटी है कितनी आ जाएगी? इन शर्त के साथ यहां पे रखो आप, तो M1 माइनस M2 तो M1 के बराबर, M1 प्लस M2 भी M1 के बराबर, M1 से M1 कटेगा तो U1 बचेगा। M2 U2 अपॉन में M1 प्लस M2 तो M1 के बराबर हो जाएगा 2M2 ये आ जाएगा आपके पास V1। और V2 क्या आएगा जरा आप ध्यान से देखो, M1 प्लस M2 M1 के बराबर, M1 से M1 कट जाएगा तो 2U1। M1 माइनस M2 माइनस M1, तो यहां पर ऐसा करो आप माइनस कॉमन ले लो ना। अगर यहां पर हम माइनस ऐसे कॉमन लेके लिखते हैं तो ये हो जाता M1 और ये हो जाता आपके पास M2। ऐसे भी तो लिख सकते हैं फॉर्मूला यार, माइनस कॉमन लेके, और M1 माइनस M2 आपको पता है लगभग M1 के बराबर होता है, तो यहां पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस U2। ये आ गया आपके पास फॉर्मूले। अरे क्लियर हो गई नहीं बात? हुई क्लियर भाई? जो यहां पर प्लस लिखा था ना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इनके साइन, जहां पर M1 जो था वो हो जाएगा प्लस का और M2 जो था वो हो जाएगा माइनस का। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। अब केस नंबर 4 देखिए, केस नंबर 4 देखते हैं।
पहली शर्त तो यही है, लेकिन दूसरी जो शर्त है उसमें M2 रेस्ट में, छोटी वाली बॉडी रुकी हुई थी। U2 आपका 0 था। इन दोनों शर्तों के साथ आंसर क्या आते हैं वो देखिए। देन क्या क्या हो जाएगा, V1 कितना हो जाएगा, V1 आपका U2 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा सीधे सीधे, तो सीधे आएगा U1 के बराबर। तो V1 तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास M1 सेम स्पीड से मूव करता रहेगा। V2 को देखो कितना हो जाएगा, M1 से M1 कटेगा तो 2U1, U2 0 हटा दो उसको। टकराने के बाद जो ये वाली बड़ी वाली बॉडी थी वो तो उसी स्पीड से चलती रहेगी, और छोटी वाली जो बॉडी है उसके पास पहले वाली बॉडी से दोगुनी स्पीड आ जाएगी, 2U1 के बराबर। ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर था। 4 केस आपको समझ में आ गए। चलिए, तो ऐसे ही अब हम उल्टा करने वाले हैं। उल्टा कैसे करेंगे वो भी देखो आप। केस नंबर 5 की बात कर लेते हैं भैया। यहां पर जो M2 है वो M1 से बहुत बड़ा होता, तो उल्टा होता। ऐसा होता, फिगर भी हम चेंज कर देंगे इस बार उल्टा करके देखते हैं। ये वाली बॉडी तो आपकी बहुत बड़ी है, छोटी सी बॉडी है ये वाली। साइकिल जाकर ट्रक में टकरा जाए, साइकिल जाकर ट्रेन में टकरा जाए, तब क्या होगा, V1 M1 माइनस M2, देखो M2 माइनस M1 लगभग M2 के बराबर है। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दो तो ये लगभग M2 के बराबर हो जाएगा, नीचे M2 से कट जाएगा। तो V1 आएगा आपका माइनस U1 प्लस M2 से M2 कटेगा 2U2, ये बचेगा। V2 देखिए इसमें पुट कर लो आप अपने हिसाब से, 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, तो 2 M1 अपॉन M2 इंटू U2 U1 माइनस का प्लस कर दो ना, इसको उल्टा कर दो, यहां प्लस कर दो, यहां लिख दो M2, यहां लिख दो M1, M2 माइनस M1 M2 के बराबर, M1 प्लस M2 M2 के बराबर, कट गया, सीधे आ गया U2। तो केस नंबर 5 हो गया। अब केस नंबर इसका अगला देखते हैं 5 का, केस नंबर 6। तो इसमें भी एक कंडीशन है, अगर दूसरी बॉडी रुकी हुई होती, मान लीजिए बड़ी वाली जो बॉडी है वो रुकी रहती, इसकी स्पीड क्या होती 0, रुकी हुई ट्रेन में कोई जाके साइकिल टकरा जाए तो क्या होगा, ठीक है। साइकिल नहीं, साइकिल तो इलास्टिक कोलिजन हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी बॉल वगैरह टाइप के जो बिल्कुल जाके ट्रेन से टकराए तो क्या होगा, देखो आप। V1 तो हो जाएगा U2 0, इसको हटा दो, तो 0 हो गया, बचा ये वाला, तो माइनस U1 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी, माइनस का मतलब रिवर्स हो जाएगी। V2 क्या आ जाएगा, V2 आपका आ जाएगा 2 M1 अपॉन M2 इंटू U1, ठीक है, जो लगभग आपकी 0 आएगी, क्योंकि M1 जो है वो बहुत छोटा है M2 से, तो M1 अपॉन M2 की वैल्यू 1 से बहुत कम आएगी, और ये 1 से अगर बहुत कम आती है तो ये लगभग 0 के आसपास आएगा, वैल्यू 0.03 ऐसा कुछ आएगा। तो वेलोसिटी बहुत कम रहेगी, इसको अप्रोक्सीमेटली 0 बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ये अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, मैंने इक्वल नहीं लिखा हुआ, क्योंकि M1 अपॉन M2 1 से बहुत कम आएगा,
और U1 भी बहुत ज्यादा रहा नहीं होगा, है ना भाई। कोई ऐसा तो है नहीं कि हजारों की स्पीड चल रही होगी, कुछ 10 20 50 100 किलोमीटर की स्पीड चलेगी प्रति घंटे की स्पीड से। तो U1 बहुत ज्यादा है। डेली लाइफ में अगर देखें तो ऐसे ही होगा, डेली लाइफ में ये तो वापस लौट आएगी टकराने के बाद, और ये लगभग लगभग रुकी ही रहेगी टकराने के बाद। तो भैया ये था आज का पूरा वीडियो लेक्चर। तो इसमें मैंने आपको कोलिजन के टाइप्स, कोलिजन की स्टेजेस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लीनियर का और काइनेटिक एनर्जी का, और हमने पढ़ लिया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसके फॉर्मूले भी डिराइव कर लिए, स्पेशल केसेस भी हमने पढ़ लिए। तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए क्या क्या बन सकते हैं, इन पे क्वेश्चंस बनेंगे, उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोलिजन के ही जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके साथ।